नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की। पोलारिस डॉन मिशन के तहत विश्व का पहला निजी स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूरा किया गया। CCI के अनुसार अमेजॉन और वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट द्वारा उत्पादों का एक्सक्लूसिव लॉन्च एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन है। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिशा निर्देश जारी किए गए। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल उत्पादन करने वाला प्रायोगिक संयंत्र महाराष्ट्र के पुणे में प्रस्तावित किया गया। वॉशिंगटन DC में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP पर मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई। EAC-PM वर्किंग पेपर में भारतीय राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानता को रेखांकित किया गया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। पोलारिस डॉन मिशन के तहत विश्व का पहला निजी स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह स्पेस मिशन पूरी तरह से निजी रूप से वित्त पोषित और संचालित था। इसके पीछे एक नाम है जेरेड आइजैकमैन, जिन्होंने स्पेस एक्स के साथ मिलकर इस महत्वाकांक्षी योजना को साकार किया। हाल ही में पोलारिस डॉन ने पृथ्वी के उच्च विकिरण वाले क्षेत्रों यानी साउथ अटलांटिक एनोमली और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की यात्रा की है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करना था। सबसे पहले जानते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है क्या। इसे तारा भौतिकविद जेम्स वैन एलन ने 1958 में खोजा था। पृथ्वी का चुंबक मंडल उच्च ऊर्जा वाले विकिरण कणों को बांध कर रखता है और तथा पृथ्वी को सौर तूफानों और सौर पवनों से बचाता है। सौर तूफान और सौर पवनें प्रौद्योगिकी के साथ साथ पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। वैन एलन बेल्ट्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, आंतरिक और बाहरी बेल्ट। ये बेल्ट्स पृथ्वी को घेरे हुए हैं। आंतरिक बेल्ट ब्रह्मांडीय किरणों की पृथ्वी के वायुमंडल के साथ परस्पर अंतरक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं, जबकि बाहरी बेल्ट सूर्य से उत्पन्न उच्च ऊर्जा वाले अरबों कणों से बनी होती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ये बेल्ट्स एक चुनौती पेश करती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान को बाह्य अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए वैन एलन बेल्ट से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण उनके विकिरण जोखिम को सीमित करने के लिए इस क्षेत्र से तेजी से उड़ान भरना बहुत जरूरी हो जाता है। नासा भी इसी दिशा में काम कर रहा है। वो अपने आगामी आर्टेमिस मिशनों के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को वैन एलन विकिरण बेल्ट से आगे 2025 के अंत तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर और अंततः मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बना रहा है। अब बढ़ते हैं दक्षिण अटलांटिक विसंगति यानी साउथ अटलांटिक एनोमली SAA की ओर। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर के ऊपर एक भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ आंतरिक वैन एलन विकिरण बेल्ट विशेष रूप से पृथ्वी के निकट तक फैली हुई है। इससे आयनकारी विकिरण के स्तर में अत्यधिक वृद्धि होती है और पृथ्वी की निचली कक्षाओं में अंतरिक्ष यान पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए विकिरण का जोखिम भी बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। CCI के अनुसार अमेजन और वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट द्वारा उत्पादों का एक्सक्लूसिव लॉन्च एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने एंटी ट्रस्ट गतिविधियों पर जांच की। इस जांच में पाया गया कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने एक्सक्लूसिव लॉन्च की पेशकश करके चुनिंदा विक्रेताओं को वरीयता देकर तथा कुछ लिस्टिंग्स को प्राथमिकता प्रदान करके स्थानीय प्रतिस्पर्धा कानूनों यानी एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन किया है। सबसे पहले भारत में ई-कॉमर्स से संबंधित एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क को समझते हैं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, जिन्हें बाद में 2023 में संशोधित किया गया, इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा रोधी पद्धतियों को रोकना, प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग को रोकना तथा संयोजनों यानी विलय, समामेलन और अधिग्रहण को विनियमित करना है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020। ये नियम ई-कॉमर्स संस्थाओं पर समान अवसर बनाए रखने, किसी भी उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा न देने, उपभोक्ता के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए भ्रामक पद्धतियों का उपयोग न करने आदि की जिम्मेदारी डालते हैं। भारत में ई-कॉमर्स कंपनियों के संचालन पर लगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक्सक्लूसिव बिक्री पर प्रतिबंध। कोई भी विक्रेता अपने उत्पादों को किसी भी मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर अनन्य रूप से यानी एक्सक्लूसिवली नहीं बेच सकता है। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सभी विक्रेताओं को निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण तरीके से सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। सेवाओं में आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, विज्ञापन, भुगतान और वित्त पोषण शामिल है।
अगला है विक्रेताओं द्वारा खरीद पर प्रतिबंध। यदि कोई भी विक्रेता किसी ई कॉमर्स समूह कंपनी से अपनी इन्वेंट्री का 25% या उससे अधिक खरीदता है तो उसे उस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा नियंत्रित माना जाएगा। इस प्रकार उसे उस कंपनी के पोर्टल पर बिक्री करने से रोक दिया जाएगा। आखिर में ई कॉमर्स सेवाएं प्रदान करने के लिए मौजूद मॉडल्स के बारे में समझते हैं। पहला है इन्वेंट्री मॉडल। वस्तुओं और सेवाओं की इन्वेंट्री का स्वामित्व ई कॉमर्स कंपनी के पास होता है और इसे सीधे ग्राहकों को बेचा जाता है। भारत में इस मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति नहीं है, ताकि भारत के असंगठित खुदरा क्षेत्र को बचाया जा सके जो बड़ी छूट देने में सक्षम नहीं है। और दूसरा है मार्केट प्लेस मॉडल। ई कॉमर्स कंपनी खरीदार और विक्रेता के बीच एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए एक तकनीकी प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इसमें स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिशा निर्देश जारी किए गए। कि दिशा निर्देश बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने जारी किए हैं। इन्हें जारी करने का उद्देश्य पूरे देश में बैटरी अपशिष्ट के उचित प्रबंधन से संबंधित पद्धतियों और पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देना है। अब सवाल आता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यानी एनवायरमेंटल कंपेंसेशन क्या होता है। बात करें अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 की, तो इसके तहत नियमों का पालन न करने की स्थिति में CPCB अपशिष्ट बैटरी में नवीनीकरण और पुनर्चक्रण में शामिल उत्पादकों एवं संस्थाओं पर पर्यावरणीय कर लगा सकता है और उसे वसूल भी सकता है। अब यहाँ पर आता है प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत। इसके तहत कुछ तरह की गतिविधियों के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जाएगी, जिसमें पहला है पंजीकरण के बिना गतिविधियां संचालित करने वाली संस्थाओं के आधार पर। दूसरा है पंजीकृत संस्थाओं द्वारा गलत सूचना प्रदान करने या जानबूझकर तथ्यों को छिपाने आदि के आधार पर। इसके अलावा यदि कोई बैटरी निर्माता विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR के तहत निर्धारित लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है तो उन पर भी यह शुल्क लगाया जाएगा। EPR का अर्थ है कि किसी बैटरी निर्माता की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपशिष्ट बैटरी यानी वेस्ट बैटरी का पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करे। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से किसी भी बैटरी निर्माता को उनके EPR दायित्व से छूट नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी वर्ष में कोई निर्माता अपनी EPR बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो यह अगले वर्ष के लिए कैरीड फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब नजर डालते हैं मुख्य दिशा निर्देशों पर। CPCB ने पर्यावरणीय कर को 2 व्यवस्थाओं में विभाजित किया है। पहली है पर्यावरणीय कर व्यवस्था 1। इसके तहत पर्यावरणीय कर धातुवार यानी लेड एसिड, लिथियम आयन और अन्य बैटरियों के लिए EPR संबंधी लक्ष्यों को पूरा न करने वाले निर्माताओं पर लगाया जाएगा। और दूसरी है पर्यावरणीय कर व्यवस्था 2। इसके तहत अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 का पालन न करने की स्थिति में किसी भी संस्था पर आवेदन शुल्क के आधार पर पर्यावरणीय कर लगाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल उत्पादन करने वाला प्रायोगिक संयंत्र महाराष्ट्र के पुणे में प्रस्तावित किया गया। इस संयंत्र का कार्यान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता 1.4 टन प्रतिदिन है। CO2 से मेथनॉल उत्पादन की बात की जाए तो वर्तमान में CO2 से मेथनॉल उत्पादन करने वाली कार्बन यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी वस्तुतः कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी की तुलना में कम विकसित है। CO2 से मेथनॉल उत्पादन की प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन को वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही कैप्चर कर लिया जाता है। इसके तहत डायरेक्ट कैप्चर टेक्नोलॉजी के जरिए विशेष रूप से औद्योगिक स्रोतों जैसे कि बिजली संयंत्रों या वायुमंडल से कार्बन को कैप्चर किया जाता है। इसके बाद कैप्चर की गई कार्बन को हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में CO2 और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से मेथनॉल का उत्पादन होता है। CO2 से मेथनॉल उत्पादन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है और ये एक संधारणीय ईंधन स्रोत भी प्रदान करता है। पुणे में CO2 से मेथनॉल संयंत्र स्वदेशी कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन CCU प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाएगा। ये भारत की पंचामृत घोषणा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वही कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS तकनीक
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ये तकनीक जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों जैसे बड़े और एक जगह स्थित CO2 उत्सर्जक स्रोतों से CO2 को कैप्चर करने वाली प्रौद्योगिकियों के समूह को व्यक्त करती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं, जैसे कि कैप्चर की गई CO2 का पाइपलाइन, जहाज, रेल या ट्रक के माध्यम से निर्धारित गंतव्य स्थानों तक परिवहन किया जाता है और अब इसका अलग अलग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग भी किया जा सकता है, या इसे भूवैज्ञानिक संरचनाओं या बंद पड़े तेल गैस फील्ड्स में स्थायी भंडारण के उद्देश्य से इंजेक्ट कर दिया जाता है। CCUS कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज प्रक्रिया में बिजली, इस्पात और सीमेंट जैसे संयंत्रों से कार्बन को कैप्चर किया जाता है। इसके बाद इस कार्बन को पाइपलाइन या जहाज के माध्यम से परिवहन भी किया जाता है। इसके सुरक्षित भंडारण के लिए इसे समुद्र में या भूमिगत संरचनाओं में संग्रहित किया जाता है। साथ ही इसे खनिज, जैविक और रासायनिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे ये एक उपयोगी संसाधन बन जाता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और अब CCUS के महत्व को समझते हैं। विकार्बनीकरण के नजरिए से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रकों में सीमेंट, इस्पात आदि क्षेत्र शामिल हैं, जहां जीवाश्म ईंधन के उपयोग वाली प्रौद्योगिकी परिपक्व अवस्था में मौजूद होती है। वहीं अगला मुख्य महत्व है निम्न कार्बन उत्सर्जन के साथ हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना, जिसमें CCUS के साथ कोयले का गैसीकरण किया जा सकता है। तीसरा मुख्य महत्व है नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति करना, जिसके तहत डायरेक्ट एयर कैप्चर प्रौद्योगिकी में प्रगति से काफी मदद मिलेगी। खबर के आखिर में भारत में CCUS को अपनाने में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। विविध क्षेत्रकों में कार्बन कैप्चर लागत में भिन्नता होना CO2 के स्रोत और सांद्रता पर निर्भर करती है। सीमित CO2 भंडारण विकल्प उपलब्ध होते हैं, जिसके अंतर्गत CO2 के दीर्घकालिक भंडारण के लिए विशेष रूप से लवणीय जलभृतों यानी सलाइन एक्विफायर्स और बेसाल्टिक भंडारण यानी बेसाल्टिक स्टोरेज में रंध्र युक्त स्थानों यानी पोर स्पेस की उपलब्धता को लेकर भूवैज्ञानिक डेटा की कमी है। परिवहन और भंडारण के लिए डाउनस्ट्रीम CO2 अवसंरचना का भी अभाव है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। वॉशिंगटन DC में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP पर मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इस संयुक्त वक्तव्य में स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने और स्वच्छ एनर्जी ट्रांजिशन में तेजी लाने के लिए साझेदारी के तहत की गई प्रगति की समीक्षा की गई है। दोनों पक्षों ने 5 मुख्य स्तंभों के तहत संयुक्त प्रयासों को रेखांकित किया। ये स्तंभ हैं विद्युत व ऊर्जा दक्षता, जिम्मेदारीपूर्ण तेल एवं गैस उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, उभरते ईंधन और प्रौद्योगिकी तथा सतत विकास। आइए अब जानते हैं कि इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण पहलें रेखांकित की गई। बैठक के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्यवाही मंच के औपचारिक शुभारंभ का स्वागत किया गया। इस मंच को 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इंक्यूबेशन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री नेटवर्क के माध्यम से हाइड्रोजन, लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण, अपतटीय पवन आदि के लिए कार्यवाही योग्य रोड मैप्स विकसित करना है। आपको बता दें, भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन सुरक्षा केंद्र के निर्माण पर सहयोग किया जाएगा। नीतिगत ढांचे, सुरक्षा विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखला और उन्नत व्यापार मॉडल के लिए सार्वजनिक निजी ऊर्जा भंडारण टास्क फोर्स के औपचारिक शुभारंभ का स्वागत किया गया। असम में अक्षय ऊर्जा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी BESS की तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन और हरियाणा में BESS पायलट योजना जैसी परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। पंप्ड स्टोरेज को दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण विकल्प के रूप में मान्यता दी गई। इसके अलावा प्रशिक्षण, आपूर्ति श्रृंखला, क्षमता निर्माण, ईंधन प्रमाणन आदि का समर्थन करने के लिए टिकाऊ विमानन ईंधन SAF पर ध्यान दिया जा रहा है। दोनों पक्षों ने हाल ही में संपन्न US इंडिया कोलैबोरेटिव फॉर स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद स्टोरेज यानी UI असिस्ट कार्यक्रम के तहत नई स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों के उन्नत अनुसंधान एवं विकास पर कार्य की सराहना की। इस कार्यक्रम को अमेरिकी ऊर्जा विभाग और भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। UI असिस्ट कार्यक्रम स्मार्ट ग्रिड, भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान के बीच के अंतर को समाप्त करता है। यह कार्यक्रम US इंडिया पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी रिसर्च यानी PACER के तहत आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी यानी
CEP की बात करें तो इसे 2021 में ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, जिससे विकार्बनीकरण और विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा सके। यह भागीदारी यूएस इंडिया जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 का एक प्रमुख हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? दरअसल यह ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है। स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने से वायु प्रदूषण को कम करने और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। ये स्वच्छ ऊर्जा SDG 7, जलवायु कार्रवाई SDG 13 जैसे सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली अन्य पहलों पर भी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापित किया गया है। यूरोपीय संघ भारत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु भागीदारी शुरू की गई है। 2018 में स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय इंक्यूबेशन केंद्र CEIIC भी स्थापित किया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की ओर। EAC-PM वर्किंग पेपर में भारतीय राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानता को रेखांकित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM ने भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। इसमें उदारीकरण के बाद विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद GDP में भारत के सभी राज्यों की हिस्सेदारी और देश की प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष अलग अलग राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर क्षेत्रीय असमानता को रेखांकित किया गया है। चलिए वर्किंग पेपर के कुछ मुख्य विश्लेषणों पर एक नजर डालते हैं। पहला है क्षेत्रीय असमानताएं। जहां देश के पश्चिमी राज्यों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं दक्षिणी राज्यों ने 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश की GDP में 5 दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 30% थी। ये 5 दक्षिणी राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु हैं। वहीं समुद्र तटीय राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष सभी समुद्र तटीय राज्यों ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। देश की GDP में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 1960-61 की 10.5% से घटकर 2023-24 में 5.6% हो गई थी। इसी तरह राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय 1960-61 की 127.5% से घटकर 2023-24 में 83.7% हो गई थी। अगला है पंजाब और हरियाणा के विकास के रास्ते अलग अलग होना। जहां 1990 के बाद देश की GDP में पंजाब का योगदान कम हुआ है, वहीं समान अवधि में हरियाणा का योगदान मजबूती से बढ़ा है। वर्किंग पेपर ने इसे डच डिजीज का एक रूप कहा है। इकोनॉमिक्स में डच डिजीज का अर्थ है किसी एक क्षेत्रक यानी कृषि, प्राकृतिक संसाधन आदि की तेजी से समृद्धि अन्य क्षेत्रकों जैसे उद्योग, सेवाएं आदि में गिरावट का कारण बनती है। क्षेत्रीय असमानताओं के लिए जिम्मेदार कारण। सभी राज्यों का औद्योगिकीकरण समान रूप से नहीं हुआ है। कुछ राज्य संसाधन अभिशाप यानी रिसोर्स कर्स से ग्रस्त दिख रहे हैं। ये ऐसे राज्य हैं जो संसाधन संपन्न होने के बावजूद निम्न आर्थिक समृद्धि दर्ज कर रहे हैं। तटीय और स्थल रुद्ध होना, प्रकार की भौगोलिक अवस्थिति होना, कुछ राज्य प्राकृतिक आपदा जैसी अधिक पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हैं आदि। राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए किए गए उपायों की बात करें तो पहला है नीति आयोग की भूमिका। आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम जैसे नीतिगत उपाय शुरू किए गए हैं। वित्त आयोग की भूमिका की बात करें तो केंद्र से पिछड़े राज्यों को अधिक संसाधन हस्तांतरित किए जाते हैं। औद्योगिक गतिविधियों की शुरुआत, औद्योगिक गलियारा, भारतमाला जैसी परियोजनाएं भी शुरू की गई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं पेरियार EV रामासामी। देश ने 17 सितंबर को प्रख्यात समाज सुधारक और तर्कवादी पेरियार इरोड वेंकटप्पा रामासामी को उनकी 146वीं जयंती पर याद किया। उनका जन्म तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। उन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनके अमूल्य योगदान की बात करें तो उन्होंने तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी वर्चस्व और लैंगिक एवं जातिगत असमानता के खिलाफ संघर्ष किया था। उन्होंने 1924 के वायकोम सत्याग्रह में भाग लिया था। इस सत्याग्रह में निचली जातियों ने वायकोम मंदिर के सामने सार्वजनिक मार्ग का उपयोग करने की मांग की थी।
रामासामी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रूढ़िवादिता का विरोध किया था और 1925 में कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनका संबंध जस्टिस पार्टी से था। इस पार्टी का गठन 1916 में ब्राह्मणों की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का विरोध करने के लिए किया गया था। उन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य लोगों को गुलामी और तर्कहीनता से मुक्त करवाना था। आत्मसम्मान, समतावाद, तर्कसंगतता, दृढ़ विश्वास का साहस आदि जैसे नैतिक मूल्य वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक जितना कि तत्कालीन समय में थे। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी RE इन्वेस्ट में वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए भारत जर्मनी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। RE इन्वेस्ट का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 52वें गैस टेक एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने भारत की एनर्जी ट्रिलेमा की समस्या पर प्रकाश डाला। अनुमान लगाया जाता है कि अगले 2 दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी 35% होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त जीवाश्मों के हालिया अध्ययन से पता चला है कि सीलिया कैन्स के विकास में टेक्टोनिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीला कैन्स एक प्रकार की गहरे समुद्री जल की मछलियां हैं जो दक्षिणी अफ्रीका और इंडोनेशिया के तटों से दूर गहरे जल में पाई जाती हैं। कुछ हालिया रिपोर्ट्स ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि पक्षियों में क्लेप्टोपैरासाइट्स एवियन इन्फ्लुएंजा को फैलाने में मदद कर रहा है। यह आहार का एक तरीका है। इसमें एक पशु उस दूसरे पशु से शिकार लेता है जिसने उसे पकड़ा है, मारा है या अन्य प्रकार से तैयार किया है। इसमें भंडारित भोजन भी शामिल होता है। नागालैंड के सेई हामा गांव में नागा किंग चिली उत्सव मनाया गया जो सामुदायिक कृषि का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। नागा किंग चिली दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है। भारत ने नई दिल्ली में खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत COP9 ब्यूरो और फंड की अनुमोदन समिति की औपचारिक बैठकों की मेजबानी की। इस कन्वेंशन को 2005 में पेरिस में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य खेलों में डोपिंग की रोकथाम करना और इसका उन्मूलन करना है। हाल ही में सारागढ़ी के युद्ध की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह युद्ध ब्रिटिश सरकार यानी 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिक और 8000 से अधिक अफरीदी और ओरकजई जनजातीय लड़ाकों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के सारागढ़ी में तिरहा अभियान के दौरान लड़ा गया था। कर्मा त्योहार झारखंड सहित भारत के अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है। यह एक प्रकार का फसल उत्सव है। यह मुंडा, हो, ओराम, बैगा, खारिया और संथाल लोगों के बीच लोकप्रिय है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।